Hello, Assalamu alaikum. Am I audible? So we shall start right now about the CSS and PMS session. It will be a question and answer session. Before that, those questions and answers, I shall move to introduce myself. My name is Janzeb. I am SEC qualified and I have qualified CSS 2020 and I have been allocated in Inland Revenue Services, which is one of the most prestigious group of civil services. So moving to the civil services, let me give some brief introduction. It is one of the prestigious group and one of the prestigious career for anyone in the Pakistan. Anyone with a graduation and in any discipline can easily can be eligible for this career and can go for the preparation and apply for this exam. तो इस तरफ CSS के की तरफ आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है और CSS है क्या चीज़, आज हम उस पर बात करेंगे और इन सब चीज़ों के बाद वी विल मूव टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सो आई बिलीव कि आपके माइंड में काफ़ी डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन करके रखें एंड वी विल टेक दोज क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द सेशन. तो CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज विच इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है फरवरी में और इसके टोटल 12 पेपर होते हैं. 6 आर कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड 6 आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश एसे है, इंग्लिश कंपोजिशन एंड प्रेसी है. देन कम्स अ ग्रुप ऑफ 3 सब्जेक्ट्स. वो 3 सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है जिसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी है. योर सेकंड सब्जेक्ट इज़ करंट अफेयर एंड योर थर्ड सब्जेक्ट इज़ पाकिस्तान अफेयर. ये टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो लास्ट आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है दैट इज़ इस्लामिक स्टडीज़. You have to qualify all these 6 subjects, 6 compulsory. Compulsory subjects के बाद आपके पास है optional subjects. You have a wide range of subjects जिसमें से आप 6 कोई भी optional subjects ले सकते हैं और उन 6 subjects को भी आपने पास करना होता है. तो टोटल आपके 12 subjects होते हैं. You have to qualify all those subjects to be the part of civil services. तो ये 12 सब्जेक्ट्स मिला के आपका रिटन पार्ट बन जाता है. वंस यू क्वालिफाई दी रिटन पार्ट जिसमें आपको मिनिमम 600 का स्कोर अचीव करना होता है और इंडिविजुअली ऑल सब्जेक्ट्स जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके वो भी पास करने होते हैं. सो बेसिकली यू हैव टू क्वालिफाई ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ दो 12 सब्जेक्ट्स और इसके साथ साथ आपका जो एग्रीगेट टोटल स्कोर होना चाहिए वो भी 600 से अबव होना चाहिए. एंड आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन पार्ट आपका इंटरव्यू होता है जो आपका कुछ ही महीनों के रिटन के रिज़ल्ट आने के कुछ ही महीनों के बाद इंटरव्यू होता है जिसमें आपका इंटरव्यू भी होता है और साथ में साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होती है. वंस यू क्वालिफाई रिटन एज वेल एज इंटरव्यू प्रोसेस यू गेट द एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट लिस्ट. एलोकेशन कहाँ पे हो सकती है? देयर आर टोटल 12 ग्रुप्स, 12 ग्रुप हैं और आपकी मेरिट के बेसिस पे, प्रोविंशियल कोटा की बेसिस पे, जेंडर पे और रिलीजन के बेसिस पे आपके 12 ग्रुप्स में एलोकेशन हो सकती है.
और हर साल 12 ग्रुप्स में मोस्टली सीट्स आती हैं और कैंडिडेट्स उसमें एलोकेट हो जाते हैं। और लकीली जो सिंध के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एलोकेशन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि अक्सर जो नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट्स आती हैं वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्वालिफाइड से ज़्यादा ही होती हैं। और उसके अलावा वंस यू क्वालिफाई द रिटन एंड वाइवा, और जो आपकी एलोकेशन होती है वो 12 ग्रुप्स हैं। वो 12 ग्रुप्स जो हैं आपके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, और उसके साथ साथ 9 और ग्रुप्स हैं। ऑल आर द वेरी प्रेस्टिजियस ग्रुप। करियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छी होती है इसमें, और साथ साथ आपके पास लाइफ स्टाइल और करियर और रेस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा आपकी इस ग्रुप्स में आने के बाद बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दोज ग्रुप्स आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लाइक यू गेट द डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में you get the opportunity to serve in various other departments apart from the field service. So coming back to the your CSS criteria and eligibility and subject जो subjects, तो हम इस पे पहले डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल किया जाता है और सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। मैंने तो आप जैसे आपको पहले इन्फॉर्म किया कि टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं, 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो सबके लिए सेम होते हैं, और उसके अलावा आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल आपके पास अराउंड 40+ सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से आपको 6 कोई भी ऑप्शनल चूज़ करने होते हैं एज़ पर द रूल्स डिफाइंड बाय द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इन सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक काफ़ी डेडिकेटेड और एफर्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी होती है, एंड दैट प्रिपरेशन डिपेंड्स अपॉन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर टाइम ड्यूरेशन एंड मैनी अदर फैक्टर्स। तो इसमें जो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें ऐसे होता है, एग्ज़ाम में आपको वाइड वैरायटी ऑफ ऐसे मिलते हैं, 10 से 12 ऐसेज आते हैं जिसमें से आपको कोई एक ऐसे अटैम्प्ट करना होता है। एंड जो प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से उनके लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता उन 10 ऐसेज में से कोई भी एक ऐसे अटैम्प्ट करना। योर सेकंड पेपर इज़ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर और स्ट्रक्चरिंग चेक की जाती है। और नॉर्मली इसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं आती, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है दे क्वालिफाइड इंग्लिश पेपर एज वेल। उसके बाद ग्रुप आता है आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, पाकिस्तान अफेयर का एंड करंट अफेयर का, जिसको मिला के जनरल नॉलेज कहा जाता है। इस ग्रुप का बेनिफिट ये है कि अगर आप इस ग्रुप का टोटल स्कोर 120 अचीव करते हैं तो आपके तीनों सब्जेक्ट्स क्वालिफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में आपके 60 मार्क्स आ जाते हैं, एक सब्जेक्ट में आपके 60 मार्क्स आते हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट्स में आपके 30 मार्क्स आते हैं, तो टोटल स्कोर तो आपका 120 हो जाता है। बट इंडिविजुअली आप एक सब्जेक्ट में पास हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, बट ग्रुप की वजह से तीनों सब्जेक्ट आपके पास कंसिडर किए जाते हैं। एंड आफ्टर पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, you have the another subject that is Islamic studies. इस्लामिक स्टडीज़ में आपसे इस्लाम के बारे में पूछा जाता है, और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं उनसे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें से पूछा जाता है। इट हेल्प, और इसमें से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। इस्लामिक स्टडीज़ में से आपसे यही पूछा जाएगा कि आपके बिलीफ्स कितने हैं, और उसके अलावा कितने अकायद हैं, क्या इबादत हैं, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, और इस्लामिक सिस्टम्स ऑफ लाइफ कैसे हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इस तरीके से इस्लामिक स्टडीज़ में सवाल आते हैं। और उसके अलावा आपको इस सब सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है, और इसके लिए सोर्सेज चाहिए होते हैं विच विल प्रोवाइडेड ओवर द टाइम। जो अकेडमी में एनरोल होंगे इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फेसबुक के पेज पे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से अगर देखा जाए
तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपके पास 7 ग्रुप हैं टोटल, देयर आर 7 ग्रुप्स। उनमें से आपको कोई भी 6 सब्जेक्ट लेने होते हैं। ग्रुप 1 में आपको मोस्टली 200 मार्क्स के सब्जेक्ट लिए जाते हैं, और जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं वो उनके 2 पेपर होते हैं, जस्ट लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग है। दिस combinedly makes up the first group of optional subjects। इसी तरह से आपके पास टोटल 7 ग्रुप्स हैं। उन 7 ग्रुप्स में से आपको कोई भी 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं बाकी टोटल कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी। तो इसी तरह से आप टोटल 12 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, और उन प्रिपरेशन के बाद आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं। वंस यू क्वालिफाई आपका इंटरव्यू होता है। लेट्स कम टू द प्रिपरेशन पार्ट एंड एलिजिबिलिटी पार्ट। सीएसएस के लिए सीएसएस की एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास मिनिमम 2nd डिवीज़न में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो ग्रेजुएशन 2 साल की भी हो सकती है और 4 साल की भी ग्रेजुएशन हो सकती है। एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए 2nd डिवीज़न में, एंड यू शुड हैव वेरी गुड प्रिपरेशन। आपके 12 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए, और साथ साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि सर इसके लिए कितना टाइम चाहिए। देखिए, इसका कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है कि आप 1 साल प्रिपरेशन करेंगे या 6 महीने प्रिपरेशन करेंगे या 8 माह प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी यू विल बी 100% श्योर कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी रीडिंग हैबिट क्या है, आपके पास प्रीवियस कितनी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट है जिसकी प्रीवियस नॉलेज भी काफ़ी वीक है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी वीक है, तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। इट विल टेक अराउंड 1 ईयर और 1.5 ईयर एटलीस्ट कि वो अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम जाके अटेम्प्ट करें। ऑन द अदर हैंड, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी अच्छी एजुकेशन है, ही रीड्स न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, और उनकी प्रीवियस नॉलेज करंट अफेयर और द पाकिस्तान अफेयर की उनकी प्रीवियस नॉलेज भी अच्छी है, तो उनको काफ़ी सब्जेक्ट्स में हेल्प मिल जाती है और प्रिपरेशन काफ़ी जल्दी से हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सवाल करें सर डेली बेसिस पे कितना टाइम देना चाहिए। लेट मी रिपीट माय आंसर कि सारा आपका डिपेंड करता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे। अगर आपका फोकस अच्छा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, तो डेली बेसिस पे आप 6 से 7 घंटे देंगे तो भी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है आपकी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे दे रहे हैं और यू इजीली डिसाइड अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 से 8 माह या मैक्सिमम 1 साल में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। एंड अनदर थिंग इज़ के आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं। देखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। उन फैक्टर्स में से क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर मास्टर्स, इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको ज़्यादा हेल्प इंटरनेशनल रिलेशंस में मिलेगी। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यू हैव क्वालिफिकेशन इन दैट सब्जेक्ट, तो कोई और सब्जेक्ट लेने से बेहतर है आप इंटरनेशनल रिलेशंस ले लें। और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका इंटरेस्ट। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू लाइक इन्वायरमेंटल साइंस, या फिर आपको जेंडर स्टडीज़ पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बेहतर है एक ऐसा सब्जेक्ट लें जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप वो सब्जेक्ट लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मेरा इंटरेस्ट था एनवायरमेंटल साइंस का, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैं एनवायरनमेंट के बारे में पढूं, और सोसाइटी में जो एनवायरनमेंट है, प्लांट्स हैं, पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उनको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। सो मैंने एनवायरमेंटल साइंस लिया एंड आई स्कोर्ड वेरी वेल। 65 और 66 से अबव स्कोर आ सकता है अगर आपका इंटरेस्ट हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। एंड लास्ट थिंग आपको जो कंसिडर करनी है वो है ये है कि आपने
लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट देखना है। आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देख लिया, उसके अलावा आपने इंटरेस्ट भी देख लिया, बट सब्जेक्ट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो आप उस लेंथ को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी है, इंटरेस्ट भी है, तो यू विल इजीली कवर दैट सब्जेक्ट। बट इफ़ यू डू नॉट हैव द बैकग्राउंड, ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, आप न्यूट्रल हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, फिर आप लेंथ, उस सब्जेक्ट की लेंथ देखें, कितना लंबा सब्जेक्ट है, आपको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द टाइम। ऐसा नहीं कि आप 6-6 साल लगा लें CSS को और उसके बाद आप जाके डिसाइड करें भाई CSS इज़ नॉट माई थिंग। तो सब्जेक्ट वो लें जिसमें आपका, ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लें जिसमें आपका बैकग्राउंड हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और या फिर दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं, लाइक मेरा बैकग्राउंड नहीं था इंटरनेशनल रिलेशंस का या पॉलिटिकल साइंस का, फिर भी मैंने सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट लिया जिसकी लेंथ कम थी, तो उसने काफ़ी हेल्प कर लिया मुझे। सो कंसिडर 3 थिंग्स: योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड है उस सब्जेक्ट में नहीं है, एंड फाइनल थिंग इज़ द लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि आपका स्कोरिंग ट्रेंड उस सब्जेक्ट का क्या है, बट आई डोंट बिलीव इन दैट स्कोरिंग ट्रेंड। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी तो आप अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, रेस्पेक्टिव के बाकियों का स्कोर क्या है। ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही करते हैं हम। अब अगर हमारी अच्छी तैयारी होती है तो हम दूसरों को नहीं देखते, हम अपने स्कोर पे फोकस करते हैं। तो इसी तरीके से आपको स्कोरिंग ट्रेंड के पीछे नहीं भागना। अगर आप स्कोरिंग ट्रेंड के पीछे भागेंगे, आप अपना बैकग्राउंड इग्नोर कर देंगे तो नुकसान हो सकता है। लाइक आई एम SEC क्वालिफाइड, अगर मुझे अपना बैकग्राउंड में कंसिडर नहीं करता, स्कोरिंग ट्रेंड के पीछे भागता, तो या मैं पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस या मैं पॉलिटिकल साइंस ले लेता, और मैं उसमें फेल भी हो सकता था। बट मैंने अपने बैकग्राउंड को कंसिडर किया, लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट को कंसिडर किया, और अपने इंटरेस्ट को कंसिडर किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड द CSS। तो इसी तरीके से आप अपना बैकग्राउंड कंसिडर करें, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, सॉरी बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड योर लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ, और हम इसको देखेंगे कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं और इसको कैसे टैकल किया जाए। तो अगर कोई है जिसके माइंड में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछ लें कमेंट्स में, ताकि मैं आपके उसको आंसर कर सकूं। देखें, ये जूनियर क्लर्क के लिए सेशन नहीं कंडक्ट किया गया। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर मेरे जूनियर क्लर्क में बहुत कम मार्क्स है, प्लीज़ PDF शेयर कर लें। देखें, दिस इज़ द CSS एंड PMS सेशन, तो आप उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। जी, मिस महविश आरिफ ने एक सवाल किया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ किए जाएं और उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए। जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको बताया कि 6 से 7 ग्रुप हैं, जिनमें से आप कोई भी 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट मिनिमम एक सब्जेक्ट लेना होता है। आप 1 या 2 ग्रुप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 5 ग्रुप में से 6 सब्जेक्ट ले लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रुप 1 में से आपने 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ले लिया, बाकी 4 ग्रुप में से आप 100 मार्क्स के लेंगे, आपके 600 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने 7 में से किसी भी 5 ग्रुप में से 600 मार्क्स के सब्जेक्ट ले लिए। एंड उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो क्वालिटी कंटेंट इज़ नेसेसरी फॉर गुड प्रिपरेशन। आप ऐसा नहीं है कि लोकल बुक ले लें जिसका कंटेंट की क्वालिटी अच्छी ना हो, बहुत ही ख़राब क्वालिटी हो, तो उससे अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। तो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक फॉरेन ऑथर लें, और अगर आप डोमेस्टिक ऑथर ले रहे हैं, नेशनल पाकिस्तान का कोई ऑथर ले रहे हैं, तो ये मेक श्योर करें कि उस ऑथर की कोई रिकग्निशन हो, कोई अच्छा उसका कंटेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो पाकिस्तान की लेवल पे अब्दुल हमीद तागा की एक बुक आती है सोशोलॉजी की, ब्लैक कलर की बुक है, वो आप ले सकते हैं सोशोलॉजी के हवाले से। तो अब वो उसमें उसका कंटेंट अच्छा है। और अगर आप फॉरेन ऑथर की तरफ जा रहे हैं तो जॉन जे मैक्योनिस की एक सोशोलॉजी की बुक आती है,
तो आप या तो फॉरेन ऑथर लें जिसकी जो अच्छा ऑथर है, या डोमेस्टिक ऑथर की तरफ आ रहे हैं तो आप उसकी मेक श्योर करें कि आपका क्वालिटी कंटेंट हो। एक और एस्पायरेंट ने एक सवाल किया है, सर प्लीज़ गाइड मी रिगार्डिंग द इवोल्यूशन पार्ट ऑफ CSS। देखें, सबसे पहले तो आपका ये है कि आप प्रिपरेशन करें, नोट्स बनाएं, और नोट्स के बाद आप प्रैक्टिस शुरू करें। और इंशाल्लाह जब ये एक प्रॉपर सेशन स्टार्ट होगा तो हम रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ एनरोल्ड होंगे तो उनकी हम एवेल्यूशन करेंगे, एंड वी विल हाईलाइट देयर मिस्टेक्स कि उनकी क्या क्या मिस्टेक्स है और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आप रेगुलर इम्प्रूवमेंट का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें और किसी अच्छे टीचर से चेक करवाते रहें, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करवाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। लाइक आप एग्जाम्पल अच्छे कोट नहीं करते या इन्फॉर्मेशन अच्छी कोट नहीं करते जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप किसी अच्छे टीचर से एवेल्यूट नहीं करवाएंगे। हाउ टू टैकल द सब्जेक्ट ऑफ ऐसे, सर प्लीज़ गाइड मी। देखें, ऐसे जो है बाकी 11 सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि आपको डिफाइंड टॉपिक्स हैं आप उसमें से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे इज़ अ वास्ट डोमेन जिसके लिए आपको करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, पाकिस्तान अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और आपको जनरल जो हमारी सोसाइटी में इश्यूज चल रहे हैं आजकल, जैसे आजकल जेंडर बेस्ड वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है क्यों, उसकी क्या वजूहत हैं, व्हाट आर द कॉजेज, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, और हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको जनरल सोसाइटी के इश्यूज आपको पता होने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आजकल इंटरनेशनल लेवल पे तालिबान का इशू, तालिबान टेक ओवर का इशू चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि तालिबान की क्या हिस्ट्री है, उन्होंने कौन सी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, क्या क्या उनके साथ इश्यूज हैं, और किस बेसिस पे कैसे उन्होंने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान का, और इस बेसिस पे आप एनालिसिस भी दे सकते हैं कि आप फ्यूचर क्या हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज़ के साथ साथ जो आपके सराउंडिंग में इश्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वो इंटरनेशनल भी है और नेशनल इशू भी है। इंटरनेशनल ऐसे है कि सारे ममालिक जो हैं अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड 200 से ज़ायद ममालिक हैं, सबको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी तरीके से आपको ऐसे टैकल करने के लिए आपके पास अच्छे नंबर ऑफ टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, अराउंड 15 to 20 टॉपिक्स, लाइक डेमोक्रेसी है, एजुकेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, जेंडर है, रिलीजन है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी है। आपको इन टॉपिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज के बाद आपको ऐसे लिखना आना चाहिए और कंटिन्यूस एवोल्यूशन करवानी चाहिए। इसी तरीके से आप ऐसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा सर व्हाट टू चूज़, ये थोड़ा आप अपना क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफाई और क्लियर कर लें, आप किस हवाले से बात करें व्हाट टू चूज़, ठीक है। और ये इन्होंने सवाल किया है, हाउ मैनी आवर्स टू स्टडी इन अ डे। देखें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अच्छा है, दैन 6 to 8 आवर्स आर गुड। 6 से 7 घंटे अच्छी स्टडी करें, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस के अलावा। अगर आप CSS की क्लासेस ले रहे हैं तो उसके अलावा 6 से 7 घंटे फॉर द पीरियड ऑफ 8 to 10 मंथ्स और 8 to 12 मंथ्स आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है। Sir, how did you prepare for the examination, or what are the chances of qualifying in the very first attempt? देखें, आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, किसी से भी प्रिपरेशन ले लें, ज़रूरी नहीं आप इस एकेडमी से प्रिपेयर करें, आप किसी इंडिविजुअल टीचर से लें या किसी एकेडमी से लें, कोई भी आपको टीचर 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि आप सारी अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी आपके चांसेस ज़्यादा उतने बढ़ते जाएंगे।
मैं आपको काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स दिखा सकता हूँ जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की, डेडिकेटेड प्रिपरेशन की और फुल टाइम प्रिपरेशन की। इन सम केसेस ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट टाइम प्रिपरेशन की, सुबह में जॉब करते थे, जॉब के बाद दे कम होम, कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे एंड दे क्वालिफाइड इन देयर फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करें या ना करें। ज़रूरी ये है कि आप कितने एफर्ट्स दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे कितनी इवेल्यूशन करवा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 2-2 3-3 माह में एक ऐसे लेके आते हैं टीचर्स के पास। तो 3 माह में जो एवेल्यूशन करवा रहा है और जो हर हफ्ते में 3 एवेल्यूशन करवा रहा है, दोनों में फ़र्क होगा। उसको 3 माह के बाद पता चलेगा कि मेरी ये गलतियां हैं, ये मिस्टेक्स हैं, कैसे इम्प्रूव करना है। और जो हफ्ते में आके 3 एवेल्यूशन करवा रहा है, तो उनको हर हफ्ते में पता चलेगा कि उसके क्या फ्लॉज हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रिपरेशन आप कंटिन्यूस करें, कंसिस्टेंट करें और डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ करें। 6 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ें डेली बेसिस पे और अराउंड 8 to 12 मंथ्स पढ़ें, तो आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे। और इसके अलावा आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूस बेसिस पे एवेल्यूशन करवाएं। सर हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? देखें, मैं फुल टाइम जॉब में था और जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन की है एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ मैंने क्वालिफाई भी किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब के साथ इजी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप अपना कितना इनपुट देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, थैंक यू। और इसके अलावा अभी एक और सवाल है, इज़ इट नेसेसरी टू ऑप्ट इंटरनेशनल लॉ विथ इंटरनेशनल रिलेशन? जी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट करें। अलबत्ता कुछ टॉपिक्स ओवरलैपिंग है, सिमिलर टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल रिलेशन ले रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉ लेंगे और द वाइस वर्सा। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन लिया है और इंटरनेशनल लॉ वाले ग्रुप में से क्रिमिनोलॉजी ले लिया है, तो इवन देन उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस भी लें और इंटरनेशनल लॉ भी लें, ये ज़रूरी नहीं है। सर विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एकेडमी, सेल्फ स्टडी और द पर्सनल मेंटरशिप? देखें, आपको पर्सनल मेंटरशिप में एक टीचर मिलता है, ठीक है, और एक ही टीचर आपको गाइड कर सकता है। लेकिन एकेडमी में आपको ये बेनिफिट है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग से प्रोफेशनल टीचर्स मिलेंगे। एशिया के लिए अलग टीचर मिलेगा, इंग्लिश के लिए अलग टीचर मिलेगा, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, देखें एक टीचर की हर सब्जेक्ट में स्पेशलिटी नहीं हो सकती। जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएगा मैक्सिमम उसकी 2 या 3 सब्जेक्ट में स्पेशलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश का टीचर आपको इस इंग्लिश और ऐसे पढ़ा सकता है, 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन वो आपको जनरल साइंस और इस्लामिक स्टडीज़ नहीं पढ़ा सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको 360 प्रिपरेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि इस एशिया के लिए अलग स्पेशलिस्ट टीचर, एक अच्छे टीचर मिल गए थे, इंग्लिश के लिए अच्छे टीचर मिल गए थे और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे टीचर मिल गए थे। तो आई बिलीव कि एकेडमी इज़ अ बेटर ऑप्शन। आप पर्सनल मेंटर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के पास जाना पड़ेगा। एकेडमी ये ऑप्शन आपको एक ही प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करती है, आपको सारे टीचर्स अरेंज करके देते हैं और आपको इजीली टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं और गाइडेंस भी मिल जाती है। जी, यहाँ पे एक सवाल किया गया है कि सर हाउ टू कवर करंट अफेयर? देखिए, करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए कोई एक बुक नहीं आती। अल्दो मार्केट में आपके पास काफ़ी पब्लिशर्स हैं जो मैगजीन्स भी पब्लिश करते हैं और क्वार्टरली बुक्स भी पब्लिश करते हैं और फुल फ्लेज बुक्स भी आती हैं, ठीक है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप आज के दिन से, वेदर यू आर ज्वाइनिंग अकेडमी और नॉट, आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ें। डेली डॉन पढ़ें, ट्रिब्यून पढ़ें, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें से आप देखें कौन कौन से टॉपिक्स
ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जैसे कश्मीर का टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, तो आप उनके नोट्स बनाएं। और साथ साथ कोई एक मैगज़ीन ले लें, जैसे हेराल्ड आती है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की मैगज़ीन आती है, तो उनमें से कोई भी एक मैगज़ीन आप रेगुलर बेसिस पे लें। कोई मंथली बेसिस पे मैगज़ीन आती है, कोई क्वार्टरली बेसिस पे आती है, कोई भी एक मैगज़ीन आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, उनमें से नोट्स बनाएं और बुलेट पॉइंट्स बनाएं, आपका इंशाल्लाह करंट अफेयर कवर हो सकता है। सर ऐसे के लिए एक ही टॉपिक देते हैं या मोर देन वन टॉपिक्स होते हैं? देखें, ऐसे के लिए आपके पास 10 to 12 टॉपिक्स आते हैं, 10 से 12 टॉपिक्स आते हैं, और वाइड डोमेन होता है, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आते हैं। एक टॉपिक रिलीजन पे होता है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हो सकता है, एक डेमोक्रेसी पे हो सकता है, एक एजुकेशन पे हो सकता है, एक साइंस का टॉपिक हो सकता है, एक लिटरेचर का हो सकता है, एक फ़िलासफ़ी का हो सकता है। तो आपके पास 10 से 12 टॉपिक्स आते हैं, और अच्छी प्रिपरेशन वाले को उन टॉपिक्स में से कोई ना कोई एक टॉपिक आता ज़रूर है। तो अच्छी प्रिपरेशन डजेंट मीन कि आपने 2 टॉपिक कर लिए तो आपको सब कवर हो जाएगा। अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको डेडिकेटेड एफर्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। वेरी जी। इसके अलावा अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो हम आगे मैं इसको आपके जवाब दे सकूं। दानिश गुल ने सवाल किया है, सर एनालिटिकल पोर्शन इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, उसके बारे में पूछा है कि आप उसके बारे में गाइड करें। देखें, एनालिटिकल पोर्शन जो है वो आपको तभी आ सकेगा जब आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं होंगे, जब आपको पता ही नहीं होगा तालिबान की क्या हिस्ट्री है, तो आप उनके फ्यूचर के बारे में क्या एनालिसिस दे सकते हैं। तो एनालिसिस देने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी प्रीवियस उस टॉपिक की हिस्ट्री पता हो, करंट सिनेरियो पता हो, और उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकें। आप फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है आपके पास, उसकी हिस्ट्री ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद वो ख़राब हो जाती है, आपको उसके फॉल्ट, उसके प्रॉब्लम्स पता हैं, तो उसके बेसिस पे आप ये एनालिसिस दे सकते हैं भाई ये गाड़ी रिलायबल नहीं है। तो एनालिसिस तभी पता होगा जब आपको उसका बैकग्राउंड पता होगा। उसके अलावा फॉर एग्जांपल, आप कश्मीर का इशू आप ले लें, आपको पता है कि 70 साल से ये इशू चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, कब कब इंसर्जेंसी राइज हुई है, और क्या क्या इशू हो सकता है, और आपको तब यूएन ने इसके बारे में क्या बताया है। तो ये सब जब आप पढ़ेंगे, 1947 से पहले का क्या इशू था कश्मीर के साथ, 1947 के बाद क्या इशू था, और 2019 के बाद जब से लॉकडाउन हुआ है, कंप्लीट क्लोजर हुआ है कश्मीर का, उसके बाद क्या सिचुएशन है, तो उसके बाद ही आप बता सकते हैं कश्मीर का पॉसिबल सल्यूशन क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका एनालिसिस तभी बता सकते हैं आप, ठीक है। तो एनालिसिस के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपको बैकग्राउंड नॉलेज हो और आप उसको अच्छे से समझ सकें हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके पास एनालिसिस के लिए। सर क्या सारा सिलेबस कवर करना ज़रूरी है या सिर्फ पास्ट पेपर्स? हाउ टू स्कोर बेटर इन द पेपर्स? देखें, जितना ज़्यादा कोर्स आप कवर करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सिलेबस कवर करना ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पास पेपर्स 10 साल के या 5 साल के पास पेपर्स जब आप लेंगे, उनमें से आप देखेंगे कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके किसी भी सब्जेक्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 100 टॉपिक हैं, उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 60 टॉपिक रेगुलर बेसिस पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप वो 60 टॉपिक कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद आप आएँ बाकी जो रिमेनिंग 40 टॉपिक्स हैं वो कवर करें। तो इससे ये होगा, जो 60 टॉपिक आपने पहले कवर कर लिए, तो आप पेपर अटेम्प्टिंग की तरफ इजीली आ जाएंगे। आपके पास इतना चांस होगा कि आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर लें और पास कर लें। बट आई वुडंट रिकमेंड कि आप सिर्फ पास पेपर करें। पास पेपर करना इज़ अ रिस्की अप्रोच। उसमें यह होगा कि अगर एग्जामिनर अपना पैटर्न चेंज कर लेता है क्वेश्चंस पूछने का, तो आप फेल हो सकते हैं उसमें। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर करें, 90% करें, 95% करें, या सारा कवर कर सकते हैं तो सारा कवर कर लें।
लाइक अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के लिए मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था, तो इसीलिए सोशियोलॉजी के लिए मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था। मर्केंटाइल लॉ के लिए मैं 95% 10 लॉज हैं उसमें मैंने 9 लॉज उसके कवर किए थे। तो जितना ज़्यादा कवर करेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। सर हाउ टू नो वेदर वन इज़ रेडी फॉर द अटेम्प्ट और नॉट। देखें, पहले तो आप प्रिपरेशन करेंगे, कंटिन्यूस एवेल्यूशन करवाएंगे, और फाइनल एग्ज़ाम से पहले आप मॉक एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करेंगे। 2 से 3 मॉक एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप रेडी हैं या नहीं हैं। जब आप 2 से 3 मॉक अटेम्प्ट करते हैं, 2 से 3 जितने भी मॉक अटेम्प्ट करते हैं सब पास करते हैं, उसके बाद आपके अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आप अटेम्प्ट दे सकें। ठीक है जी। महक फातिमा ने एक सवाल किया है, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगवान इशू, वी आर बम्बार्ड विद द इंफॉर्मेशन डेली, सो व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। देखें, अगवान इशू के लिए ज़रूरी है आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो। आप अगर न्यूज़पेपर उठाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आप मिड से कोई भी टॉपिक नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल आज आपने आज का न्यूज़पेपर उठाया, वहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान से रिलेटेड और तालिबान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने वो टॉपिक नोट डाउन कर लिया, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले, ये कब से स्टार्ट हुआ, 90s किस डेकेड से स्टार्ट हुआ, पहले कौन किस कंट्री ने इन्वेट किया, सोवियत यूनियन ने इन्वेट किया था, उन्होंने सोवियत यूनियन ने जब विथड्रॉ किया उसके बाद फिर 9/11 का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद यूएस ने इन्वेट किया था इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द वॉर ऑन टेरर। ठीक है, तो आपको जब बैकग्राउंड पता होगा, तो बैकग्राउंड पता होने के बाद आपको टॉपिक समझ आएगा। बैकग्राउंड आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप इट विल टेक 1 to 2 days, मे बी 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ टॉपिक एंड कितना ड्यूरेशन कवर कर रहे हैं, तो आपको उसके बाद ही टॉपिक समझ आएगा। और जो आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिल रही है तभी आप उसको समझ पाएंगे, तभी आप चेन ऑफ इवेंट्स आपको समझ आएगा कि तालिबान का क्या इशू है, कैसे इसको समझना चाहिए, ये कब से स्टार्ट हुआ, फ्यूचर क्या हो सकता है, ये तभी आपको समझ आएगा जब आपको उसका टॉपिक की ओरिजिन पता होगी, ओवर द टाइम जो इंसिडेंट्स पता होंगे, और प्रेजेंट सिनेरियो पता होगा। एनालिसिस भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको बैकग्राउंड पता होगा। ठीक है सर, याद करने का इशू है, इतना बड़ा सिलेबस है। देखें, याद करने के लिए ज़रूरी है आप नोट्स बनाएं, नोट्स ज़रूरी हैं, और उसके बाद उन नोट्स में से ही आप शॉर्ट नोट्स निकालते हैं, उनको कंटिन्यूस बेसिस पे आप रिपीट करते हैं। जैसे हम इंटरमीडिएट लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे कोई भी चीज़ याद करने के लिए उसको बार बार रिपीट किया जाता था, सीएसएस के लिए भी ये ज़रूरी है। देखें, आपने इंटरमीडिएट तक 8 सब्जेक्ट तो पढ़ें, ग्रेजुएशन में भी आपने 6-6, 7-7 सब्जेक्ट पढ़ें, तो 4-5 सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे तो इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा मसला। आई एक्सेप्ट कि डिफ़िकल्ट है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। इजीली कवर, इजीली नहीं बल्कि स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करेंगे तो कवर हो सकता है। 2 सब्जेक्ट आप कंटिन्यूस बेसिस पे चलाएं, उसके साथ एक सब्जेक्ट ऐसा लें जो अल्टरनेटिव डेज पे आप पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल हैं। आप देखें आपको कौन सी स्ट्रेटजी सूट करती है, आप उस हिसाब से मैनेज करें। और रिपीटेशन, जो आप सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी में बायोलॉजी का एक टॉपिक है सेल, सेल आपने 3 से 4 बार रिपीट किया, उसके बाद आपने उसकी रिटन प्रैक्टिस की, तो आप इजीली उसको मेमोराइज कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मैंने भी ऐसे ही किया है, रिपीट करता था तो इजीली कवर हो जाता था और याद भी हो जाता था। ठीक है सर, प्लीज़ सजेस्ट हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, I will appear in 2023. Also tell me about the journal books which can help in the basic knowledge of Pakistan and world. ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करें, और इंग्लिश ग्रामर की एक बुक आती है रेन एंड मार्टिन की, हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक बुक आती है, आप वो पढ़ें।
उससे इंग्लिश रिलेटिवली बेहतर हो सकती है। न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें से चीज़ें हाईलाइट करें, और उससे वोकेबलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होगा। ठीक है। और जर्नल बुक्स के लिए आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आप जाके CSS से रिलेटेड बुक्स आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है। और पाकिस्तान की और वर्ल्ड की नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। और एक शमशाद अहमद की बुक आती है जो फॉरेन डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड अफेयर्स, वो अच्छी बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं। सर अकेडमीज की पब्लिश्ड बुक्स अगर कवर करें तो अच्छा है। लेकिन अकेडमीज की जो बुक्स हैं उसमें आपको ये नुकसान है कि वो मटेरियल सब पढ़ते हैं, और जो अकेडमीज की पब्लिश्ड बुक्स होती हैं वो गाइड की तरह होती हैं, सब सेम लिखते हैं, मार्किंग में बड़ा मसला होता है। आप पास तो कर लेंगे लेकिन स्कोर कम आता है बहुत। तो बेहतर है वो बुक पढ़ें जो जिसका कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एंड्रयू हैवर्ड की आती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुक आती है, वो अच्छी लिखी हुई है, आप वो पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से फॉरेन ऑथर्स पढ़ें या लोकल ऑथर आप पढ़ते हैं तो आप उसमें अच्छा कंटेंट पढ़ें। ठीक है। देखें, CSS की प्रिपरेशन के लिए आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ने का प्रोसेस है इट्स वेरी बोरिंग। बंदा थक जाता है, कैंडिडेट थक जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है आप हफ्ते में कुछ घंटे ऑफ ले लें, 2 हफ्तों में आप एक दिन ऑफ ले लें। और ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने जो याद किया है, जो प्रिपेयर किया है, जैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी का कोई टॉपिक आपने याद किया है, उसको अटेम्प्ट करें, एकेडमी आएँ, किसी अच्छे टीचर से एवेल्यूएट करवाएं। जैसे जैसे आपकी एवेल्यूशन बेहतर होगी आप मोटिवेट होते जाएंगे, आपके चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन ज़्यादा होते जाएंगे, आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है। तो जैसे जैसे आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, एवेल्यूशन करवाते रहें। एवेल्यूशन करवाने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा आपके ये फ्लॉज हैं, आप फ्लॉज इम्प्रूव कर लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा नाउ यू आर नियर टू क्वालिफाई। नियर टू क्वालिफाई से आप जब क्वालिफाइंग रेंज में आ जाएंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि CSS है क्या चीज़, लेकिन मैंने कंटिन्यूस बेसिस पे टॉपिक्स अटेम्प्ट किए। जब मैंने फ़र्स्ट टॉपिक अटेम्प्ट किया तो मेरी इंग्लिश ग्रामर काफ़ी वीक थी, मुझे सेंटेंस लिखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। बट ओवर द टाइम मैंने एक पेज से स्टार्ट किया, देन आई वॉज एबल टू राइट मोर। एक टाइम ऐसा आया कि मैं फुल लेंथ ऐसे अटेम्प्ट करता था और टीचर से अटेम्प्ट चेक करवाता था, और मुझे ग्रीन सिग्नल देते थे कि यू आर रेडी फॉर एग्ज़ाम। तो मैंने इसी बेसिस पे खुद को मोटिवेट रखा। आप एक प्रॉपर रूटीन बनाएं, और उसके साथ साथ आप फिज़िकली भी एक्टिव रहें, एक्सरसाइजेस करें और हेल्दी खाना खाएं, और साथ में प्रिपरेशन करें और कंटिन्यूस बेसिस पे एवेल्यूशन करवाएं। ठीक है जी। सर विच सब्जेक्ट विल यू बी टीचिंग हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। देखें, करंटली अभी तो ये डिसाइडेड नहीं है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, बट मोस्ट प्रॉबेबली आई विल गो फॉर जनरल साइंस एंड एबिलिटी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन। सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कंपलसरी सब्जेक्ट्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और एनी अदर थिंग? So that will be all from my side. Thank you all of you and have a good day. Allah Hafiz.